जैसे अभी 12th के बच्चे जिनके लिए स्पेशली ये पॉडकास्ट है वो कंफ्यूज्ड है कि सीए एमबीए एंड लॉ में सो बच्चों ने क्या माइंड में रखना चाहिए अगर वो एलएलबी को चूज कर रहे हैं तो लॉ के फील्ड को चूज कर रहे हैं। लॉ अगर सिलेक्ट करना है आपको तो आपको पहले डिसाइड करना है कि आपको आपका एलएलबी कहाँ से कंप्लीट करना है। थ्योरी जानने की इच्छा है, जिसे अपने राइट्स की जानकारी लेने की इच्छा है, उन लोगों के लिए लॉ ये बहुत अच्छी साइट है। अब फर्स्ट अटेम्प्ट हो बट 25 के ऊपर हो तो आपको 3 इयर्स प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इट इज़ द क्लाइंट जो एडवोकेट्स बनाते हैं। नीश फील्ड कोई है अभी एलएलबी में? तो जैसे मैंने बताया जेएमएफसी के लिए आपको फर्स्ट क्लास में एलएलबी करना ज़रूरी है। पढ़ाने का मौका तब मिलेगा जब आप नेट सेट क्वालिफाई होंगे। नेट सेट क्वालिफाई होने के लिए आपको जो मार्क्स मिनिमम स्कोर करने हैं वो स्कोर करनी ही है। वही मार्क्स आपको पहले एलएलबी और एलएलएम में आपका एकेडमिक स्ट्रांग रहा तो आपका मार्क्स वैसे ही आएगा। कॉलेज का नाम हमारे लिए ज़रूरी है जब हमारे को कॉरपोरेट सेक्टर में जाना है। अगर आपके घर पे लॉ प्रोफेशन का बैकग्राउंड नहीं है तो आप पूरे सीनियर के भरोसे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ईसीए क्लासरूम पॉडकास्ट। अगर आप अभी 12th की एग्जाम दिए हो और कंफ्यूज्ड हो कि कौन सा करियर ऑप्शन चूज करना है, सीए करे, एलएलबी करे या एमबीए करे, तो आज का ये एपिसोड आपके लिए है। आज हमारे साथ है एडवोकेट कुशल कारवा, प्रैक्टिसिंग इन सिविल cases. He has real courtroom experience and practical exposure that every aspiring lawyer should hear about. So stay tuned क्योंकि शायद आज आपको वो क्लैरिटी मिल जाए जो आप ढूंढ रहे हो। So welcome to the podcast, sir. थैंक यू सेजल मैम, प्रिया मैम। सो टू स्टार्ट विद सर, क्या आप आपके बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा सा बता सकते हो हमें? आई एम अ लॉ ग्रेजुएट, मास्टर्स इन लॉ, completed my law degree from Pune University, masters from Amravati University, and practicing since 2018 at Amravati District Court in civil laws as well as in consumer court. तो सर अगर मैं पूछ सकूँ, आपका ऐसा कोई मोमेंट जब आपने डिसाइड किया कि मुझे लॉ करना है, या आपको कब ऐसा फील हुआ कि मैं लॉ के लिए बनाऊँ? ड्यूरिंग माई ग्रेजुएशन जब मैं देख रहा था सोसाइटी में क्या हो रहा है करके, मतलब अगर कॉमर्स लिया है, कॉमर्स लेने के बाद में आप साइंस में नहीं आ सकते हो, तो फिर ग्रेजुएशन चल रहा था। ग्रेजुएशन चलते समय पे ये समझ में आया कि ग्रेजुएशन के बाद में एमकॉम करेंगे या एमबीए करेंगे तो स्ट्रगल रहेगा जॉब और इसके लिए। बट एलएलबी इज़ द प्रोफेशन जहाँ पे मेरे को ये समझ में आ गया था कि अगर एलएलबी एक बार कंप्लीट हो गया तो भले जॉब रहे ना रहे, चाहे आपको गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब अगर नहीं भी है तो भी हम लोग कोर्ट में जाके खुद को एम्प्लॉयमेंट के लिए रख सकते हैं। मेरे लिए था कि किसी भी मोमेंट पे ऐसा ना हो कि हम अनएम्प्लॉयड है या हम घर पे बैठे हैं, हमारे पास में काम नहीं है। तो एलएलबी कंप्लीट करने के बाद में जब हम एडवोकेट बन जाते हैं तो एडवोकेट बनने के बाद में हम नेक्स्ट डे, जिस दिन एलएलबी का एग्ज़ाम कंप्लीट हुआ, नेक्स्ट डे हम कोर्ट ज्वाइन करके एम्प्लॉयमेंट पे आ सकते हैं। तो वेरी मच क्लियर इंटेंट कि जहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट मुद्दा है तो हमारे को उस अनएम्प्लॉयमेंट का शिकार ना बनते हुए हमको एम्प्लॉयमेंट देखनी थी। तो फिर मैं सोचा कि एलएलबी इज़ द बेस्ट ऑप्शन। जो कोर्ट एम्प्लॉयमेंट के बारे में आप बोल रहे हो, लाइक व्हाट टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कैसे, क्या एम्प्लॉय बोल के आप आ सकते हो? एम्प्लॉय बोल के नहीं आते, इसमें हम डायरेक्ट वर्किंग प्रोफेशनल बोल के आ जाते हैं। एवरी एडवोकेट इज अ वर्किंग प्रोफेशनल। वंस लॉ डिग्री हैज़ बिन कंप्लीटेड, आपका डिग्री कंप्लीट हुआ, आपने महाराष्ट्र बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र एंड गोवा बार काउंसिल पर रजिस्ट्रेशन किया, रजिस्ट्रेशन करके आपका सनद आ गया, आप एडवोकेट बन गए। अब आप नेक्स्ट डे से घर पे नहीं हो, आपके पास में कोर्ट में कभी तो ऐसा रहेगा शुरुआती दिनों में कि जब आपके पास में काम नहीं रहेगा, बट आप घर पे भी नहीं रहोगे। आप कोर्ट में आ रहे हो, कोर्ट में काम कर रहे हो, तो आप डेली एम्प्लॉयमेंट में तो हो ही हो। सो सर जैसे अभी 12th के बच्चे जिनके लिए स्पेशली ये पॉडकास्ट है वो कंफ्यूज्ड है कि सीए एमबीए एंड लॉ में सो बच्चों ने क्या माइंड में रखना चाहिए अगर वो एलएलबी को चूज़ कर रहे हैं तो लॉ के फील्ड को चूज़ कर रहे हैं तो, एंड आपको ऐसा क्यों लगता है कि जैसे आप खुद लॉ कर रहे हो तो ये एकदम पावरफुल स्ट्रीम क्यों है? इसको क्या हटके बनाता है लॉ को? देखिए, जो हम समाज में, मतलब जब भी हम कुछ चीज़ों के लिए देखते हैं, समाज में हम कुछ चीज़ें देखते हैं और बच्चे भी कुछ चीज़ें देखते हैं और वो बोलते हैं कि अन्याय हो रहा है, इनजस्टिस हो रहा है। तो इस इनजस्टिस के ऊपर अगर हमारे को जस्टिस लेना है तो हमारे को लॉ का सपोर्ट लगेगा। और अगर आज की जनरेशन, जो बच्चे लोग लॉ करने की सोच रहे हैं, दे विल बी दी पर्सन, उन लोगों के लिए मदद करेंगे जो लोगों के साथ में इनजस्टिस हुआ है। एडवोकेट इज अ सोर्स टू एक्सेस टू जस्टिस। एडवोकेट आपको हर बार हेल्प करेंगे टू गेट जस्टिस।
इसलिए लॉ प्रोफेशन आपको पावरफुल इसलिए भी बनाता है कि जहाँ पे नॉर्मली कुछ चीज़ें नहीं हो पाती है, बट आप उसके लिए बताते हो कि ये कायदा हमको ये अधिकार देता है। तो इस कायदा जब हमको अधिकार दे रहा है, इस कायदे की ताकत से एक वकील की ताकत बढ़ती है और लॉ की जानकारी रहती है, जिसके कारण से लॉ इज़ द मोस्ट पावरफुल प्रोफेशन। सो अगर किसी स्टूडेंट को लॉ चूज़ करना है तो उन्होंने क्या चीज़ें नोट करनी चाहिए कि मतलब कैसे चूज़ करें ये तीनों में से एक? लॉ अगर सिलेक्ट करना है आपको, तो आपको पहले डिसाइड करना है कि आपको आपका एलएलबी कहाँ से कंप्लीट करना है। अगर आपको आपका एलएलबी एनएलयू से कंप्लीट करना है तो आपको ड्यूरिंग योर एकेडमिक्स 10th के साथ में आपको क्लैट के लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा। और आपको एनएलयूज़ में नहीं जाना है, नेशनल और यूनिवर्सिटीज़ में नहीं जाना है, आपको स्टेट कॉलेजेस में जाना है, तो हर स्टेट का अपना कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है जिसे सीईटी कहा जाता है। तो महाराष्ट्र का लॉ का सीईटी देंगे तो आपको पुणे, मुंबई, अमरावती, नागपुर, ये सारे जो डिस्ट्रिक्ट्स है, यहाँ के जो लॉ कॉलेजेस है, वो लॉ कॉलेजेस में आपका एडमिशन होगा, जिसके लिए आपको प्रिपेयर करना होता है। और फिर वो लॉ कॉलेजेस में एडमिशन होने के बाद में आप अपना लॉ का डिग्री परस्यू करते हो। ओके। एंड अगर कोई बच्चा मराठी मीडियम से आ रहा है, अगेन लॉ हमारा जैसे हम पढ़े पूरा इंग्लिश में है, सो क्या उन्हें ये तकलीफ़ होती है टू स्विच फ्रॉम मराठी टू इंग्लिश? एंड रियल लाइफ में भी जब प्रैक्टिस करते हो तो इंग्लिश की कितनी ज़रूरत पड़ती है? इंग्लिश ये लॉ करने के लिए कभी बैरियर नहीं है। इंग्लिश लैंग्वेज ये बैरियर नहीं है लॉ करने के लिए, क्योंकि इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि हमको वकील खुद के लिए बनना है यस। और हमको काम सोसाइटी के लिए करना है। सोसाइटी ऐसा नहीं है कि 100% इंग्लिश पे काम करता है, सोसाइटी ऐसा भी नहीं है जो 100% मराठी पे काम करता है। करेक्ट। तो सोसाइटी में हमारे को क्लाइंट्स के लिए काम करते समय पे हमको लैंग्वेज का नीड है, बट स्टेट कोर्ट जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स पे इट इज़ नॉट नेसेसरी कि तुम्हारे को इंग्लिश में ही बात करना है या इंग्लिश में कोर्ट को एड्रेस करना है। वहाँ कोर्ट मराठी में भी एंटरटेन करता है। तो ऐसा नहीं है कि इंग्लिश इज़ द बैरियर। इंग्लिश सिर्फ हमको यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स, कॉलेज में लॉ पढ़ने के लिए, जो हमारे सब्जेक्ट्स है जो हमको इंग्लिश में आ रहा है उसको पढ़ने के लिए, उसको समझने के लिए, एग्ज़ाम्स पास करने के लिए हमको नीड है। ओके। और हमको इंग्लिश इसलिए समझनी है क्योंकि हमारे को जो कायदा इंग्लिश में आया हुआ है उसके अर्थ क्या है उसको समझने के लिए। सो अगर कोई मराठी बैकग्राउंड से आ रहा है, सो उनके लिए ओनली द एग्जामिनेशन वाला जो लेवल है वो क्लियर करने के लिए इंग्लिश आप बोल रहे हो कि इम्पॉर्टेंट है। सो विच लेवल ऑफ इंग्लिश रिक्वायर्ड होती है? लाइक अगर कोई मराठी मीडियम से आ रहा है, वो डर के कि नहीं लॉ इंग्लिश में रहेगा, ये रहेगा, तो उनको आप क्या बोलोगे? कुछ नहीं, इट्स जस्ट बेसिक इंग्लिश। आपके पास में पूरे के पूरे कायदे हैं, कायदे बन के तैयार है। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंग्लिश में ही कायदे अवेलेबल है। अगर कोई व्यक्ति मराठी बैकग्राउंड से आ रहा है, मराठी लैंग्वेज से आ रहा है, मराठी मीडियम से आ रहा है, तो उस समय पे उसको अगर ये दिक्कत जाती है कि इट इज़ नॉट पॉसिबल कि मैं कैसा इंग्लिश कर पाऊँगा, तो उसने इंग्लिश के भी किताबें लेना, सब्जेक्ट इन इंग्लिश लैंग्वेज, और वही सब्जेक्ट को मराठी लैंग्वेज में भी लेना। मराठी लैंग्वेज में पूरा के पूरा कायदा अवेलेबल होता है। उसमें जब मराठी लैंग्वेज में से पढ़ के निकलते हैं तो इधर से समझ में आ जाता कि जो इंग्लिश में लिखा है उसका मराठी अर्थ क्या है, और फिर इसके बाद में उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके। सर जैसे 12th के बाद हम सुनते थे कि जिनको अकाउंट्स पसंद है वो दे कैन गो हेड विथ चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स, जिनको थोड़ा लीगल लॉ साइड पसंद है दे कैन गो विथ CS वाला चीज़। सो अगर मैं LLB की बात करूँ तो ऐसा क्या चीज़ है जो बच्चा ये सोच के कर सकता है कि मुझे LLB की तरफ जाना चाहिए? ऐसा कोई जिस व्यक्ति को अच्छा कन्विंसिंग स्किल है, वो किसी को अच्छे से कन्विंस कर सकता है, या फिर वो उसके पास में एक्सप्लेनेशंस जो होते हैं, उस एक्सप्लेनेशन के पीछे कुछ लॉजिक्स होते हैं, और जिसको थेरी साइड में बड़ा इंटरेस्ट है, जिसको थेरी जानने की इच्छा है, जिसे अपने राइट्स की जानकारी लेने की इच्छा है, उन लोगों के लिए लॉ ये बहुत अच्छी साइड है। एज़ फार एज इंग्लिश लैंग्वेज का जो रिलेशन है, भाई ऐसा होता है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जिनके लिए इंग्लिश लिखना आसान होता है पर बोलना कठिन होता है। तो उसी तरीके से कुछ लोग होते हैं जिनके लिए मराठी बोलना आसान होता है और लिखना कठिन होता है। और जब हम लॉ प्रोफेशन में हैं और हमारे को जहाँ पे इंग्लिश का नीड पड़ रहा है, तो हम क्या करेंगे कि हम एक एप्लीकेशन ड्राफ्ट करेंगे या एक कोई भी एग्रीमेंट ड्राफ्ट करेंगे जिसका ड्राफ्टिंग पूरा इंग्लिश में हो रहा है, उसे हम सबमिट भी कर रहे हैं, बट जब हमारे को उस पर डिस्कशन करना है तो हम लोग रीजनल लैंग्वेज के साथ जाएंगे, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हमारे को काम करना है क्लाइंट्स के लिए और पढ़ाई करना है खुद के लिए। इट इज़ नॉट कि व्यक्ति वकील बन गया तो वकील बन के वो घर पे रह गया। इट इज़ नेसेसरी कि हमको पढ़ना ये है
और पढ़ना खुद के लिए है, बट उसको हमको इम्प्लीमेंट एग्जीक्यूट उन लोगों के लिए करना है जिन्हें शायद इंग्लिश आएगा या इंग्लिश नहीं आएगा. इसलिए लैंग्वेज इज नेवर बी अ बैरियर फॉर एनी प्रोफेशन. सर नेक्स्ट हम ये सुनते आते हैं कि एलएलबी में जब हम प्रोफेशन की बात करते हैं 5 ईयर एलएलबी एक होता है 3 ईयर एलएलबी होता है. सो इसका एक बेसिक डिफरेंस जो हर बच्चों के दिमाग में होता है कि बेसिक डिफरेंस आप अगर बता सकते हो कि क्या है दोनों में, प्लस एडवांटेजेस किस में ज़्यादा है, प्रोज एंड कॉन्स अगर आप बता सकते हो, एंड आपने आपके टाइम पे कौन सा चूज़ किया था वो हम जानना चाहेंगे. 5 ईयर्स एलएलबी जो है इसके अंदर आपको 2 डिग्रीज आती है, एक बीए एलएलबी या बीबीए एलएलबी. अब कोर्सेज इसमें भी अलग अलग आ गए. पहले बीए एलएलबी चलता था, बीएसएल एलएलबी चलता था, अभी उसमें बीबीए एलएलबी भी आ गया. और जब आप 5 ईयर्स लॉ करोगे तो आपको बीए का डिग्री मिलेगा, तो उसके अंदर आपके आर्ट्स के जो सब्जेक्ट है वो सारे सब्जेक्ट्स आ जाएंगे. बीबीए एलएलबी करोगे तो आपको एडमिनिस्ट्रेशन के सब्जेक्ट्स आ जाएंगे. तो और जो 3 ईयर्स एलएलबी है इसमें अगर कोई व्यक्ति आफ्टर 12th उसका विजन अगर क्लियर नहीं है, अब उसका आफ्टर 12th विजन क्लियर नहीं है और उसको कुछ तो ग्रेजुएशन में जाने के बाद में उनके समझ में आया कि एलएलबी में आ सकते हैं, तो फिर वो ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद में 3 साल का लॉ करते हैं. और जब आप बीए एलएलबी में जाओगे 5 ईयर्स लॉ, मतलब 5 ईयर्स लॉ में अगर आप जाते हो तो आपको वहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज, इकोनॉमिक्स, सोशल, पॉलिटिकल ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं. और सेकेंड ईयर 3rd ईयर से आपको कहीं तो भी आपके सिलेबस में लॉ के सब्जेक्ट्स आने शुरू होते हैं. वही आप जब 3 ईयर्स एलएलबी में होते हो तो आपको फर्स्ट ईयर से फ्रॉम द वेरी बिगनिंग आपको वहाँ पे सोशियोलॉजी, इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स ये सब्जेक्ट्स नहीं होते हैं. आपको यहाँ पे 3 ईयर्स लॉ में प्योर सब्जेक्ट्स होते हैं, प्योर लॉ सब्जेक्ट्स होते हैं. और यही सबसे बड़ा डिफरेंस है इसका कि 3 ईयर्स और 5 ईयर्स में आपको यहाँ पे आप जब 3 ईयर्स लॉ में आते हो तो आप 3 साल का ग्रेजुएशन करके 3 साल का एलएलबी करने आते हो, टोटल 6 ईयर ड्यूरेशन. और जब आप 5 ईयर्स लॉ करने आते हो आप 5 ईयर्स के ड्यूरेशन में 2 डिग्री लेते हो, दैट इज बीए एंड एलएलबी. एंड आपने आपके टाइम पे सर व्हाट डिड यू चूज? मैं 3 ईयर्स एलएलबी. यू डिड 3 इयर्स एलएलबी बिकॉज मेरे मे बी पास आपका में- विजन हाँ, क्लियर मेरा विजन तब क्लियर नहीं था, मैं तब कुछ और भी प्रिपेयर कर रहा था. ओके. तो वो प्रिपरेशंस के चलते मेरा ऐसा था कि ग्रेजुएशन कर लो, ग्रेजुएशन के बाद में सोचता, तो फिर ग्रेजुएशन के बाद में मास्टर्स के लिए ना जाते हुए मैंने और एक ग्रेजुएशन किया जो एलएलबी था. और ऐसे कुछ फ़र्क आपको लगा कि 5 ईयर एलएलबी करता तो शायद बेटर होता, या 3 ईयर एलएलबीज में थोड़ा कम नॉलेज मिला, ऐसा कुछ फर्क है दोनों में? नहीं. अगर कोई बाद में भी डिसाइड करता है तो? बाद में भी डिसाइड करते तो कोई फ़र्क नहीं है. एंड प्रैक्टिकल लाइफ में कुछ डिफरेंस अगर दो इंसान, एक 5 ईयर एलएलबी सामने कैंडिडेट खड़ा है एंड एक 3 ईयर एलएलबी, तो कुछ डिफरेंस क्योंकि सिलेबस कहीं पे चेंज नहीं हो रहा है, सिर्फ सब्जेक्ट चेंज Duration. होते हैं और ड्यूरेशन चेंज होता है. Okay. यहाँ पे 6 साल लगते हैं, यहाँ 5 साल लगते हैं. और उनको भी सब्जेक्ट्स 3rd ईयर से ही शुरू होंगे, इधर भी 2nd ईयर, मतलब इधर 2nd या 3rd ईयर से सब्जेक्ट शुरू होंगे, यहाँ पे 1st ईयर से शुरू होंगे. सो टू समराइज कि अगर आपका विजन पहले से ही क्लियर है, डोंट वेट टिल आपका ग्रेजुएशन हो, ये हो, गो फॉर आफ्टर 12th आप 5 ईयर एलएलबी करके कंप्लीट कर दीजिए. बट अगर आपका ग्रेजुएशन कुछ भी क्लियर नहीं है देन यू कैन गो हेड विथ 3 ईयर एलएलबी. सर जैसे हमें पता है यू आर एक्टिवली इन्वॉल्व इन लिटिगेशन, आप एक प्रैक्टिसिंग लॉयर हो, करेक्ट? सो हाउ वाज योर इनिशियल एक्सपीरियंस? पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी कि हाउ डिड यू डिसाइड कि मुझे प्रैक्टिस करना है? क्या था आपके दिमाग में? जैसे ही मेरा मतलब जब मैं लॉ की पढ़ाई करने यहाँ आया था, मेरा एलएलबी शुरू होने के बाद से मेरा क्लियर व्यू था, आइदर आई विल बी जज और आई विल बी प्रैक्टिसिंग एडवोकेट. ओके. मैं जिस साल एलएलबी कंप्लीट किया उस साल एलएलबी कंप्लीट करना और एडवोकेट बनना ये 2 अलग अलग चीज़ें थी. एलएलबी कंप्लीट हुआ जून महीने में, जून जुलाई में, और एडवोकेट बना मैं अगस्त में. हाँ. और मैं एडवोकेट बना 25 अगस्त को, 25 अगस्त 2018. और उसके बाद में जिस दिन पहली बार जज का एग्ज़ाम आया उस दिन मैं एज बार हो गया था, 25 ईयर्स ऊपर हो गया था. तो मेरे को 3 ईयर्स प्रैक्टिस करके आना कंपलसरी हो गया था. पहले जज का क्राइटेरिया ऐसा था, पूरे सब्जेक्ट्स ऑल क्लियर हो और फर्स्ट क्लास में हो तो आपको और 25 के अंदर हो एलएलबी तो आपको डायरेक्ट एग्ज़ाम देता आएगा जेएमएफसी का. बट अगर आप फर्स्ट क्लास हो, आप फर्स्ट अटेम्प्ट हो, बट 25 के ऊपर हो तो आपको 3 ईयर्स प्रैक्टिस करना पड़ेगा. आप 25 के अंदर हो, फर्स्ट क्लास नहीं हो, पर फर्स्ट अटेम्प्ट हो तो भी आपको 3 ईयर्स प्रैक्टिस करना पड़ेगा. आप 25 के अंदर हो, फर्स्ट क्लास हो और कभी तो भी बैक आया है
तो भी आपको 3 इयर्स प्रैक्टिस करना। ओके ओके तो फिर मैं 3 इयर्स प्रैक्टिस करके JMFC देने गया। अनफॉर्चुनेटली JMFC नहीं निकला, तो मैं प्रैक्टिस में रह गया और फिर अभी तक की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। आपका इनिशियल एक्सपीरियंस कैसा है? इनिशियल एक्सपीरियंस में मेरे सर के साथ में काम करता था। मेरे सीनियर, मेरे को आज भी मैं उनके साथ काम करता हूँ। एडवोकेट आकाश मोहता अमरावती से है। उनके बदौलत मैं जो कुछ बना हूँ वो उनके बदौलत है। कोर्ट लिटिगेशन में अगर मेरे को किसी ने स्टैंड दिया है तो मेरे सीनियर ही है। तो उन्होंने मेरे को ड्यूरिंग माई फर्स्ट एक्सपीरियंस कि उन्होंने मेरे को एक कंज्यूमर कोर्ट का मैटर दे दिया था। हाँ मैं जस्ट वकील बना था और उन्होंने मेरे को कंज्यूमर कोर्ट का मैटर दे दिए थे, जाओ इसमें हियरिंग करो। और उसमें मैंने मेरा फर्स्ट हियरिंग किया था और वही मैटर है जिसमें मैंने मेरा फर्स्ट फाइनल आर्ग्यूमेंट भी किया था। वो मैटर ही सबसे पहला मैटर है जो मेरे को यादगार है। एंड यू वन द केस। यस। और आर्ग्यूमेंट का वो एक्सपीरियंस याद है आपको कि फर्स्ट टाइम जज के सामने आप आर्ग्यू कर रहे हो, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हो? तो हाँ, तो इट वाज विथ रिस्पेक्ट टू डिफिशियंसी इन सर्विस एंड डिफिशियंसी इन कंस्ट्रक्शन क्वालिटी बाय द बिल्डर। तो वो कंप्लेंट पूरा चला था और वो कंप्लेंट चलने के बाद में वो कंप्लेंट अलाउ भी हुआ था। ओके ओके दैट वो वाज कोर्ट रूम का एक्सपीरियंस कैसा था सर? फर्स्ट कोर्ट रूम आर्ग्यूमेंट, डरे थे, नर्वस थे, या जज ने आपको ज्यादा ग्रिल किया क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। जज ने थोड़ा सा लीनियंट व्यू रखा था ओके और अच्छे सवाल किए थे। मैं प्रिपेयर्ड वेल इनफ था। मेरे साथ में मेरे सर थे। सर ने मुझे कुछ इंस्ट्रक्शंस दे के भेजे थे, कुछ बता के भेजा था, प्रिपरेशन करवा के ली थी अच्छा। और मैंने वो निकाल दिया। निकाल दिया था। अरे वाह। सर ऐसे कुछ प्रिपरेशन स्किल्स हो जो आर्ग्यूमेंट जीतने के लिए हम केस जीतने हाँ के लिए। केस जीतने के लिए ऐसे कुछ आउट नहीं, ऑफ बस क्यूरियोसिटी पूछ रही हूँ मैं। yes, ये सब जो चीज़ें होती है ये आपको मतलब आपके ऑफिस पे जिस दिन ब्रीफ पहली बार आता है हाँ और वो ब्रीफ जब से चलना शुरू होता है, आप चाहे प्लेंटिफ हो चाहे आप डिफेंडेंट हो, जिस दिन आपके पास में ब्रीफ आया है उस दिन से लेके जिस दिन तक कि वो ब्रीफ डिसाइड नहीं होता, हर डेट के दिन उस ब्रीफ को लो, उस ब्रीफ को पढ़ो। हर डेट के पहले, मतलब जिस दिन डेट है, अगर कल की डेट है तो आज शाम में निकालो, उसको पूरा पढ़ो। एक ही ब्रीफ को आप बार बार पढ़ते रहोगे हाँ तो जिस दिन आपका मैटर मैच्योर होके चलने लगेगा उस दिन आप उस किताब पे या उस ब्रीफ पे पूरे तरीके से प्रिपेयर्ड रहोगे। और इसी कंसेप्ट को फोटोजेनिक मेमोरी बोलते हैं, जिसको मैं थोड़ा बहुत इस्तेमाल करता हूँ। हाँ फोटोजेनिक मेमोरी का एक ही फ़ायदा है कि आप जब पढ़ रहे हो तो आपको ये ख्याल रहना चाहिए कि आपके पन्ने के कौन से साइड में क्या लिखा है। ओके ये कंटेंट आपके पन्ने पे, अगर आपके पास में 200 पेज का बुक है तो ये कहीं तो भी 120-130 नंबर के पन्ने पे इधर के साइड में ऐसा ऐसा लिखा आ रहा है। ये कमांड अगर आपके ब्रीफ पे आ गया तो आपके लिए बहुत इजी हो जाता है प्रिपरेशन करके मैटर प्रोसीड कर। ओके। एंड ये जो इंटर्नशिप की बात होती है तो बच्चे इंटर्नशिप जब LLB के टाइम से जब स्टार्ट करते हैं तो वो इंटर्नशिप में क्या उन्हें सिखाया जाता है, क्या एक्सपीरियंस होता है? एंड प्लस इंटर्नशिप करना ज़रूरी है या आफ्टर यू कंप्लीट योर ग्रेजुएशन LLB होने के बाद आप इंटर्नशिप स्टार्ट कर सकते हो? देखिए, अगर आप लॉ करते समय पे अगर आपका ओपिनियन एकदम क्लियर है, आपका व्यू एकदम क्लियर है कि मेरे को लिटिगेशन में आना है, मेरे को प्रैक्टिस में आना है, मेरे को और कहीं नहीं जाना है, तो इट इज़ द बेस्ट ऑप्शन कि आपने इंटर्नशिप करनी ही चाहिए। क्योंकि जब आप इंटर्नशिप के लिए आते हो तो जो कोर्ट का जो प्रोसेस है, मतलब हमको समन्स कहाँ से रिसीव करने हैं, हमारे को नोटिसेस कहाँ से मिलेंगी, हम सर्टिफाइड के लिए अप्लाई कहाँ पे करेंगे, हम सर्टिफाइड रिसीव कहाँ से करेंगे, हम पैसे कैसे भरेंगे, हमारे पास में कोर्ट रूम एक्सपीरियंस नहीं आ रहा है ड्यूरिंग इंटर्नशिप। ओके बट हमारे सीनियर कोर्ट में अपीयर हो रहे हैं हाँ और हमारे से वो अप्लीकेशंस लिखा रहे हैं। हमारे से अप्लीकेशन अगर वो लिखा रहा है तो हमारे को थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है। एडजमेंट अप्लीकेशन है, परमिशन टू फाइल डॉक्यूमेंट का अप्लीकेशन है, वेरीफाइड डॉक्यूमेंट्स का अप्लीकेशन, अगर ये सारी चीज़ें वो अगर हमारे साथ में करा रहे हैं तो हम लोगों को कोर्ट के अंदर क्या करना है ये हम कोर्ट में आने से पहले, प्रैक्टिस में आने से पहले सीख चुके होते हैं। जो चीज़ हमारे को कोर्ट में आने के बाद में सीखने में 6 महीने लगती, उस चीज़ को हम 1.5 साल दे के, अगर हम हमारे 3 इयर्स LLB कर रहे हैं तो हमने 3rd सेम से शुरू कर देना चाहिए, और अगर 5 इयर्स LLB कर रहे हैं तो हमने 3rd ईयर से शुरू कर देना चाहिए। तो अगर हम वो इंटर्नशिप्स कर रहे हैं तो हम कोर्ट एटमॉस्फियर से फैमिलियर हो जाते, एक
और दूसरा, कोर्ट एटमॉस्फेयर से जब हम लोग फैमिलियर हो जाते हैं तो फिर हम लोगों को ये सारी चीज़ें आसान लगने लगती है। एक डिपार्टमेंट्स का समझ में आ जाता है हमको, फिर कोर्ट में क्या कामकाज हो रहा है वो समझ में आ जाता है। और इसमें सीनियर का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर आपको सीनियर एकदम मतलब सीनियर आपको ऐसे मिल गए कि जो आपको लेके चल रहा है, आपको सिखा रहा है, आई एम फॉर्चुनेट इनफ कि मेरे को वो सीनियर मिले हैं। मेरे को वो पहले दिन से एप्लीकेशंस लिखने से लेके आज भी मेरे को एप्लीकेशंस लिखना सिखाते हैं। मेरे ड्राफ्ट्स में सारे करेक्शंस में अगर कुछ भी बना के लाया हो तो उसमें अगर कुछ भी सही या गलत हो रहा है तो गलत अगर कुछ भी रहता है तो मेरे को सब चीज़ें बताते हैं। आपके लिए सीनियर बहुत मैटर करते हैं। और सर हम जैसे सीए कोर्स में अगर मैं बात करूँ तो जब आर्टिकलशिप का वो पीरियड आता है तो हम नॉर्मली बच्चों को ये सजेस्ट करते हैं कि अगर आपको आगे जॉब ही करना है देन यू गो फॉर अ बिग 4 फर्म। अगर आपका कुछ भी कंफर्म नहीं है कि आपको क्या करना है आगे देन यू गो फॉर अ मिड साइज फर्म। अगर आपको पर्टिकुलर डिपार्टमेंट पता है मुझे इसमें ही एक्सपर्टीज़ करना है तो यू गो फॉर वो पर्टिकुलर जो फर्म जिसमें एक्सपर्टीज़ है उसमें। सो एलएलबी में ऐसा कोई जब इंटर्नशिप की आप बात करो कि कहाँ पे इंटर्नशिप करना चाहिए, ऐसा कुछ सजेस्ट करोगे आप? हाँ, ऐसा होता है ना। अगर किसी को सीए के लिए किसी को फैमिली कोर्ट में प्रैक्टिस करना है तो फैमिली जो एडवोकेट के पास में फैमिली कोर्ट के मैटर्स ज़्यादा है वो उस व्यक्ति के पास में काम करेगा। किसी को क्रिमिनल साइड में काम करना है तो वो उस सिटी का जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पे वो प्रैक्टिस कर रहा है उस कोर्ट के जो बड़े क्रिमिनल लॉयर्स हैं उनके ऑफिस को ज्वाइन करेगा। जिनको सिविल काम करना है वो सिविल के लिए। और अगर आपका व्यू क्लियर नहीं है तो आप किसी ऐसे ऑफिस पे भी जा सकते हो जहाँ जनरल प्रैक्टिस है, सारे ही काम हो रहे हैं, तो वो हम लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा रहता है। इट्स नॉट कि एक्चुअली ऐसा होता है कि वकील ये खुद कभी किसी एक सिंगल साइड का एडवोकेट नहीं बनता। नहीं बन सकता। अगर कोई व्यक्ति ने ऐसा सोच के चला है कि मैं सिविल साइड में ही काम करूँगा और उसके पास में पहले 100 मैटर ही क्रिमिनल साइड के आ गए तो 100 के 100 लोगों को नहीं बोलेगा क्या? उसने अगर 100 लोगों को नहीं बोला तो उसके पास से 100 ब्रीफ गई। इट इज़ द क्लाइंट जो एडवोकेट्स बनाते हैं और इट इज़ द क्लाइंट जो तुम्हारा साइड डिसाइड करते हैं। अगर किसी के पास में 50 काम पूरे के पूरे कंज्यूमर कोर्ट की आ रहे हैं और उसके पास में 50 ब्रीफ कंज्यूमर कोर्ट की हो गई तो कंज्यूमर कोर्ट पे उसका अपीयरेंस बढ़ गया। हाँ कंज्यूमर कोर्ट पे उसका अपीयरेंस बढ़ गया तो कंज्यूमर कोर्ट पे उसका सक्सेस रेशियो बढ़ गया। करेक्ट, डिमांड उधर बढ़ जाती कंज्यूमर कोर्ट पे उसका सक्सेस रेशियो बढ़ गया तो उसके पास में नए मैटर्स भी कंज्यूमर कोर्ट के आए तो बाय डिफ़ॉल्ट एडवोकेट ऑफ कंज्यूमर कोर्ट हो गया। ओके। सर नीश फील्ड कोई है अभी एलएलबी में कि ये साइड जो प्रैक्टिस हम कर रहे हैं जैसे आप कंज्यूमर हो गया, फैमिली, सिविल ये हो गया, इसमें कोई नीश फील्ड जो न्यू फील्ड अभी एमर्जिंग है जिसमें ऐसा कोई? नहीं, सारी फील्ड में कोई ना कोई तो काम करते आ ही रहे। एनसीएलटी है, ग्रीन ट्रिब्यूनल है, कंज्यूमर है, डीआरटी है, तो ये सारे फील्ड्स में ऐसी कोई फील्ड नहीं है कि जिसमें कोई काम ही नहीं कर रहा। सारे फील्ड्स में कोई ना कोई तो काम कर रहा है। ऐसा बोल सकते हो कि वहाँ पे काम करने वाले लोग कम हैं। चैरिटी में है, कोऑपरेटिव कोर्ट्स में है, सोसाइटीज़ में है, बट ऐसा नहीं है कि वहाँ पे कोई नहीं है। हर जगह पे कोई ना कोई तो है ही है। सर अभी लॉ में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? लाइक आपको क्या लगता है उसमें मार्क्स ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कॉलेज का नाम ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या फिर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ही सब कुछ होता है? क्या ज़्यादा आपको लगता है? यहाँ हम लोगों को व्यक्ति टू व्यक्ति वेरी होगा। हमको तीनों चीज़ों की ज़रूरत है। तीनों चीज़ें इम्पोर्टेंट है। अगर आपका लॉ कंप्लीट होने के बाद में प्रैक्टिस में आने का एम नहीं है, आपको प्रैक्टिस में नहीं आना है, आपको सर्विस सेक्टर में जाना है, तो जैसे मैंने बताया जेएमएफसी के लिए आपको फर्स्ट क्लास में एलएलबी करना ज़रूरी है। अब आपको जेएमएफसी भी नहीं बनना है, जुडिशियरी सर्विस में भी नहीं आना है, तो आपको टीचिंग प्रोफेशन में आना है। टीचिंग प्रोफेशन में आने के लिए आपको मास्टर्स करना है, नेट सेट देना है। मास्टर्स करने के लिए अगर आपको अच्छे कॉलेज में जाना है तो आपको मार्क्स की नीड पड़ेगी। आप जब मास्टर्स करोगे और नेट सेट दोगे तो आपको वहाँ पे नेट सेट क्वालिफाई करने के लिए आपको मार्क्स की नीड है। अगर टीचिंग प्रोफेशन में आना है तो आपको मार्क्स बेसिक रिक्वायरमेंट है, क्योंकि आप भले ही अच्छे टीचर हो, आप अच्छा पढ़ा सकते हो, बट आपको पढ़ाने का मौका तब मिलेगा जब आप नेट सेट क्वालिफाई होंगे। नेट सेट क्वालिफाई होने के लिए आपको जो मार्क्स मिनिमम स्कोर करने हैं वो स्कोर करने ही है। वही मार्क्स आपको पहले एलएलबी और एलएलएम में आपका एकेडमिक स्ट्रांग रहा तो आपका मार्क्स वैसे ही आ जाएगा। तो आपको अगर अदर देन प्रैक्टिस कहीं पे आना है तो आपके लिए मार्क्स नेसेसरी है।
दूसरा है इंस्टीट्यूट का नाम, कॉलेज का नाम। अब ऐसा नहीं है कि कॉलेज के नाम से ही सब कुछ होता है, कॉलेज के नाम से कुछ भी नहीं होता। कॉलेज का नाम हमारे लिए ज़रूरी है जब हमारे को कॉरपोरेट सेक्टर में जाना है, क्योंकि जो बड़े कॉलेजेस है, बड़े कॉलेजेस में आती है प्लेसमेंट्स, और प्लेसमेंट अगर आपको चाहिए तो आपके पीछे इंस्टीट्यूट का नाम होना चाहिए। आप जो कॉलेज में पढ़ रहे हो वहाँ पे अगर प्लेसमेंट ड्राइव ही नहीं है, वहाँ पे आपको कोई प्लेसमेंट के लिए आ ही नहीं रहा है, तो फिर आप प्लेसमेंट आपकी होंगी ही नहीं। करेक्ट। इसलिए आपको पढ़ते समय पे आपको इंस्टीट्यूट का नाम इसलिए चाहिए अगर जहाँ पे आपको कॉरपोरेट सेक्टर में जाना है। और तीसरा है पर्सनल प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है लिटिगेशन के लिए सबसे ज़रूरी है। ओके। आप जो कायदा पढ़ते हो, देखिए, क्योंकि जब आप कॉलेज में पढ़ रहे हो तो आपको एक टीचर कायदा पढ़ा रहा है, या और जब आप एडवोकेट होकर लिटिगेशन में आते हो तो उसी प्रोविजन का अर्थ आप आपके सुविधा से बदल के कोर्ट के सामने प्रेजेंट करते हो। तो उसके लिए आपको चाहिए प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मार्क्स चाहिए या सिर्फ इंस्टीट्यूट का नाम चाहिए या सिर्फ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपको लिटिगेशन के लिए चाहिए, मार्क्स आपको टीचर बनने के लिए या कोई कुछ और करना है, एग्ज़ाम्स वगैरह देके जिसका आपको बेसिक क्राइटेरिया फुलफिल करना है, और अगर आपको कॉर्पोरेट में जाना है तो इंस्टीट्यूट का नाम चाहिए। ओके। एंड जो कॉलेजेस में मूट कोर्ट्स होते हैं तो उसकी कितनी इंपॉर्टेंस है एक स्टूडेंट के लाइफ में, कितना पार्टिसिपेशन उसमें प्रैक्टिकल लाइफ में उनके काम में आता है मूट कोर्ट्स का? देखिए, ऐसा होता है कि मतलब जब बच्चे लोग कॉलेज लाइफ में होते हैं तो कुछ पढ़ते हैं, कुछ नहीं पढ़ते हैं। अब मूट कोर्ट अगर करने जा रहे हो आप, तो आपको बाय डिफ़ॉल्ट जो आपके सब्जेक्ट सिलेबस में नहीं है, अब एक आधा कोई सेकेंड ईयर BA LLB का लड़का मूट कोर्ट में चले गए, जिसको अभी तक के क्रिमिनल लॉज हुए नहीं है पढ़ के और पढ़ा के, बट उसने मूट कोर्ट में नाम दे दिया अपना, तो उसके लिए बेसिक नेसेसिटी हो गया है कि उसके अंदर जो सेक्शंस का इन्वॉल्वमेंट है उन सेक्शंस पे उसको प्रिपेयर करना पड़ेगा। करेक्ट। यस। जो उसके मूड का जो प्रॉब्लम है उसके अंदर जो उसको सवाल दिख रहे हैं उन सवाल पे उसको डील करना पड़ेगा। इसके लिए उसको उसके ऊपर रिसर्च करके जजमेंट्स निकालने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि सारे जजमेंट्स को पढ़ के ही आएगा, हाँ। क्योंकि एग्ज़ाम ओरिएंटेड अगर पढ़ रहा है तो वो इतने जजमेंट्स पढ़ेगा क्या? नहीं पढ़ेगा। बट अगर वो मूड कोर्ट के लिए वो जजमेंट्स पढ़ रहा है तो कहीं तो भी उसके रियल लाइफ में जब वो आएगा वंस इन अ वाइल या एक आधे किसी मैटर में वो जजमेंट उसके काम में आ जाएगा। तो लिटिगेशन में आने के लिए आपको एक क्या होता है, जब आप मूड कोर्ट में रहते हो तो आप जो जजेस आके बैठ रहे हो वो कुछ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स होते हैं, कुछ सिटिंग जजेस होते हैं, तो उनके सामने जब आप मैटर को आर्ग्यू करते हो तो आपका डेयरिंग बढ़ता है, आपका कन्विंसिंग पावर बढ़ता है, आपकी लॉ के ऊपर कमांड आती है। आप सेक्शंस और प्रोविजंस के एक एक शब्द को जो वकील बनने से पहले ही आप उसको पढ़ के समझने का प्रयास करते हो। बट सिर्फ इतना ही फ़र्क है कि मूड कोर्ट में आपको जो मूड प्रॉब्लम मिलता है वो बना बनाया केस होता है और आपको डायरेक्ट आर्ग्यू करना होता है। ओके। बट कोर्ट लिटिगेशन में केस बनती भी आपके हाथ से है, चलती भी आपके हाथ से है, और आपको फाइनल आर्ग्यूमेंट करते समय पे अपने हिस्से पे आने वाली चीज़ों को कोर्ट के सामने एक्सप्लेन करना हो। जस्ट फॉर आवर व्यूअर्स, आप एक मूट कोर्ट क्या होता है एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन उसका दे सकते हो, जो नए बच्चे जिन्हें आइडिया भी नहीं है मूट कोर्ट का, तो उनके लिए? मूड कोर्ट में ऐसा होता है कि आपको एक प्रॉब्लम दिया जाता है। प्रॉब्लम बोले तो केस स्टडी होता है वो, जिसमें पार्टीज़ के नाम चेंज कर, एक ऐसी कोई तो केस हुई भी रहती है, उस केस में पार्टीज़ के नाम चेंज करते हैं, फैक्ट्स बनाते हैं। वो फैक्ट्स बनाने के बाद में उसके ऊपर कुछ इश्यूज़ निकाल के देते हैं। वो इश्यूज़ के ऊपर बच्चे लोग प्रिपेयर करते हैं, पूरा मटेरियल निकालते हैं, मेमो तैयार करते हैं, जिसके अंदर एक तो अपेलेंट के साइड में आप आओगे या तो रिस्पोंडेंट के साइड में आप आओगे। और अगर आप अपेलेंट के साइड में आ रहे हो तो आप अगर वो केस मतलब उसके अगेंस्ट में जो ऑर्डर हुई हुई है वो कैसी इलीगल है, वो ऑर्डर कैसे उसके ऊपर बाध्य नहीं है ऐसा वो प्रूव करेगा, और रिस्पोंडेंट बोलेगा कि ये सब बराबर है। तो इसके अंदर उनके पॉइंट्स निकलेंगे, आर्ग्यूमेंट्स निकलेंगे, जजमेंट्स निकलेंगे, साइटेशंस निकलेंगे, वो सारी चीज़ें जो रहेंगी। एक आधा कोई सर्कुलर अगर कोई आया होगा जिसके अंदर से उस विषय पे बात हुई है तो उसे कहते हैं मूट कोर्ट। सो कैन वी कॉल इट अ डमी कोर्ट? बोल सकते हैं। ओके।
थैंक यू. नॉट प्योरली अ डमी Dummy कोड code, बट एक्सपीरियंस टू द स्टूडेंट्स की कैसा Yes. आपको आपको कोर्ट arguments- एक्सपीरियंस हाँ, कैसा रहेगा, yes. आपको कोर्ट में ऐसा काम हाँ. करना है. हाँ. बट ये कॉलेज में ही होता है. हाँ, ये कॉलेज लेवल पे होता है. ओके. इसके कॉम्पिटिशन्स एंड ऑल सब कुछ सब होते कुछ रहते होते हैं हैं, इसके right? कॉम्पिटिशन्स ऑल ओवर इंडिया होते हैं. ओके. हर कॉलेज, लॉ कॉलेज अपने अपने लेवल पे मूट कोर्ट्स ऑर्गेनाइज करते हैं. सर आपके फैमिली बैकग्राउंड में कोई लॉयर या एडवोकेट नहीं. सो हाउ मच डू यू एग्री विद दैट कि फर्स्ट जनरेशन लॉयर कैन सक्सीड? ऐसा फैमिली बैकग्राउंड होना कोई नीड नहीं है. नीड नहीं है. मैं आज 8 साल निकाल लिया हूँ प्रोफेशन में. अगर घर पे नहीं भी है, फर्स्ट जनरेशन हमेशा रहेगा. अगर आपके घर पे लॉ प्रोफेशन का बैकग्राउंड नहीं है तो आप पूरे पूरे सीनियर के भरोसे. फिर आपको सीनियर कैसे है? आपके सीनियर अगर आपको सब चीज़ें बता रहा है, आपके सीनियर आपको सब चीज़ें चला के ले रहा है, तो वो आपके लिए बैकग्राउंड हो गए. नेम ऑफ योर सीनियर इज बैकग्राउंड फॉर यू. ऐसा नीड नहीं है कि फर्स्ट जनरेशन लॉयर अगर है तो सर्वाइव करेगा ही नहीं. हम्म. पत्थर की लकीर नहीं. फर्स्ट जनरेशन लॉयर भी है तो ही कैन सर्वाइव सर Okay. वेरी वेल. अच्छा. But then again, I think it's difficult for the first generation lawyer. I feel यही हमने बहुत कुछ सुना है मार्केट में कि फर्स्ट जनरेशन लॉयर के लिए थोड़ा डिफिकल्ट है. जिनका ऑलरेडी फैमिली बैकग्राउंड है उनके लिए लॉ थोड़ा ये फील्ड ज़्यादा सपोर्टिव है. फर्स्ट जनरेशन लॉयर्स को भी एक ही चीज़ देनी है जो जिनकी फैमिली का बैकग्राउंड है उनको भी वही चीज़ देनी है. दैट इज़ समय. एडवोकेसी सिर्फ आपका पेशेंस चेक करती है. पहले साल में आपके पास में काम नहीं आएगा, दूसरे साल में आपके पास में काम नहीं आएगा, तीसरे साल में आपके पास में काम नहीं आएगा. ऐसा हो सकता है. ऐसा है ही नहीं कि आएगा ही नहीं करके. क्योंकि जो क्लाइंट्स होते हैं, ये क्लाइंट्स भी एकदम क्लियर होते हैं. जो काम कोई भी कर सकता वो काम वो जूनियरों से भी करा ले. ओके. वो हर काम के लिए कोई अच्छे और बड़े वकील के पास नहीं जाते. उनका क्लियर है. जो काम वो छोटे लोगों से करा सकते हैं या जूनियर वकीलों से करा सकते हैं, उनसे वो काम वो करा लेंगे. ओके. बट देन इसमें सक्सेस पाना कितना डिफिकल्ट है या इजी? मतलब आई थिंक इट्स कंपैरेटिवली डिफिकल्ट. आपको समय देना है. एट द एंड ऑफ द डे ओनली डिमांड ऑफ एडवोकेसी इज टाइम. टाइम एंड एफर्ट्स. एंड योर नॉलेज. योर नॉलेज. वो मुझे वो याद वो आ रहा सब है. वो वो समय. मुंबई में कोई तो लॉयर है, हम सुनते आते हैं, जो 2 मिनट के इतने फीस चार्ज करते हैं, 5 मिनट्स का उतना फीस चार्ज करते हैं. सो ऐसे एक नहीं है. ऐसे सुप्रीम कोर्ट पे बहुत लोग हैं जिनका मिनट बेसिस चार्जेस है या आर बेसिस चार्जेस है. क्योंकि उन लोगों का एक्सपीरियंस उतना है. उनको डायस पे से उन्होंने जो बोले उसको डायस भी रिस्पेक्ट करता है. ओके. सीनियरिटी, एक्सपीरियंस. सीनियरिटी, एक्सपीरियंस और उनका मेहनत भी उतना है. सर स्टूडेंट्स ऑफन वरी अबाउट देयर इनकम इन द लीगल प्रोफेशन कि जब हम बन जाएंगे तो कुछ टाइम स्टेबिलिटी आने के लिए टाइम लगता है. सो फर्स्ट इनकम हम कब एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कब स्टेबिलिटी आ सकती है लाइफ में आफ्टर यू बिकम अ लॉयर? इनकम स्टेबिलिटी, मैं वही बोला ना कि लॉ प्रोफेशन से भी एक ही चीज़ मांग रहा है, वो है समय. और बाकी फिर आप जिनके साथ काम कर रहे हो उनके साथ में काम करते हुए आपको जैसा जैसा पेमेंट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि पैसे आते ही नहीं. अब मैं जिस ऑफिस पे हूँ उस ऑफिस पे हम लोग काम करते जाते हैं, हमको पैसे आते जाते हैं. इफ आई मे आस्क व्हाट वाज योर फर्स्ट इनकम? मैं डिसेंटली अर्न करना चालू कर दिया था कोविड से, 2020 से. क्योंकि मैं 2020 से, मतलब मैं जो बात हमेशा बोलता हूँ कि अगर आपको प्रोफेशन में सर्वाइव करना है तो आपको वो भी एक काम करना पड़ेगा जो बचे हुए लोग नहीं कर रहे हैं. अगर आप लॉ में हो, प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हो, तो अगर आप विजिटिंग फैकल्टी बोल के पढ़ाने जा रहे हो तो आपका अर्निंग चालू हो गया. करेक्ट. जो दूसरे जूनियर्स का अगर नहीं भी हुआ बट आप पढ़ाने जा रहे हो तो आपका अर्निंग चालू हो गया. तो वहाँ से आपको 5-10 हज़ार रुपये मनाना चालू हो जाता और बचे हुए आप कोर्ट से निकाल ही लेते हो. तो एक साउंड अर्निंग आपको 3-4 साल बाद में टीचिंग और इसके साथ में आना चालू हो जाता है. और बाकी फिर आप किस तरीके से कमाते हो या किस तरीके से आपका कोर्ट के सामने अपीयरेंस है, किस तरीके से आपका कोर्ट में रेपो बनता है, बस उस हिसाब से काम चलता है. अर्निंग के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल का स्ट्रगल होता है. 5-6 साल के बाद में आप सर्वाइव. टोटली हम प्रैक्टिस पे सर्वाइव कर सकते हैं, है ना? Yes. और एक और सर, जैसे सीए में होता है कि बच्चा जब सीए कंप्लीट कर लिया, फास्ट सीए बन चुके हो, तो
आफ्टर दे गेट द COP दे कैन स्टार्ट फाइलिंग ITRs एंड एवरीथिंग, तो वहाँ से एक इनकम स्टार्ट हो जाती है। तो वैसे हमारे फील्ड में ऐसा कुछ है कि भले ही आपको केसेस नहीं मिल रहे लेकिन कुछ और काम करके हम थोड़ी बहुत साइड इनकम अर्न कर सकते हैं। वो टीचिंग ही है, वो उसमें ऐसा नहीं है कि आप अगर वकील बन गए हो तो आप फाइलिंग भी कर सकते हो, केसेस आपके नाम से रजिस्टर भी कर सकते हो, केसेस चला भी सकते यस। हो। एडवोकेट का काम क्या है? केसेस फाइल करना, या फिर अगर आप कन्विंसिंग कर रहे हो, आप डॉक्यूमेंट्स ड्राफ्टिंग कर रहे हो, इट इज़ नॉट कि सिर्फ आपको केसेस ही चलाना है। आप बैंक के पैनल पे आके सर्च रिपोर्ट्स के काम कर सकते हो, मॉर्गेज डीड बना सकते हो, पूरा कन्विंसिंग में आ सकते हो। कुछ लोग होते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि प्रोफेशन सिर्फ बोलने वाले लोगों के लिए है क्या, ये प्रोफेशन सिर्फ बोलने वाले लोगों के लिए नहीं है। तो बट जो कुछ लोग अगर शाय है, जिनको ऐसा लगता है कि हमको ज़्यादा बात नहीं करनी है, ज़्यादा नहीं बोलना है, तो वो लोग कन्विंसिंग में आते हैं। कन्विंसिंग में आके वो लोग ड्राफ्टिंग करते हैं, एग्रीमेंट्स बनाते हैं, फ्लैट की सेल डीड्स बनाते हैं, डीड ऑफ डिक्लेरेशन बनाते हैं, ये सब चीज़ें करते हैं। ये भी बहुत बड़ी साइड है, क्योंकि जो बड़े बड़े बिल्डर्स डेवलपर्स हैं, इनको तो एक पैनल ऑफ एडवोकेट्स लगता है, क्योंकि उनको रेवेन्यू डिपार्टमेंट भी चलाना है, उनको अपना कन्विंसिंग का साइड भी चलाना है, तो वो सारी चीज़ों की वहाँ पे नीड होती है। ओके, सो अपार्ट फ्रॉम योर प्रैक्टिस दिस इज ऑल्सो दे कैन डू। अगर प्रैक्टिस वर्क नहीं कर रही है तो दिस इज ऑल्सो एन ऑप्शन। दिस इज ऑल्सो वन साइड ऑफ ऑप्शन, वन साइड ऑफ प्रैक्टिस। ओके, इट इज़ नॉट कि तुमको हर बार कोर्ट अपीयरेंस ही देना है। एंड व्हाट शुड अ स्टूडेंट डू इन इट्स कॉलेज टाइम कि जिससे उनका एक प्रैक्टिस के लिए एक स्ट्रॉन्ग स्टार्ट उन्हें मिल जाए? अगर उनका कोई एम क्लियर है कि प्रैक्टिस में आना है, तो उन्होंने जब इंटर्नशिप शुरू करी है, उन्होंने उनके सीनियर के साथ में उस तरीके से रहना चाहिए कि मतलब इंटर्नशिप भी वही करना है और बाद में ऑफिस भी वही ज्वाइन करना है। ओके, तो आप अगर आपके सीनियर के ऑफिस पे इंटर्न हो, सीनियर के ऑफिस पे इंटर्न रहते हुए आप काम करते जा रहे हो, काम करते करते आपको उनका काम करने का तरीका आपको पड़ रहा है, आपका काम करने का तरीका अगर उनका अपने को नहीं भी चलता है तो हमको उनमें जाके समाना पड़ेगा, क्योंकि हमको उनसे सीखना है। यस, हाँ, तो उनको आपका काम करने का तरीका पड़ना चाहिए, और कोशिश करना है कि हमको स्टेबल रहना है एक ही सीनियर के पास। हम सीनियर टू सीनियर अगर चेंज करते रहे, 3 महीने इनके पास काम, 4 महीने उनके पास काम, 6 महीने उनके पास काम, तो इससे क्या होता है, जब आपको कोई दूसरे सीनियर जब आपको ऑफिस पे रखते तो उनका वो ट्रस्ट नहीं रहता आपके ऊपर। एक जो सीनियर को जो ट्रस्ट चाहिए, हाँ, वो ट्रस्ट कैसा रहेगा कि हाँ ये मेरे पास में है। अगर वो आज यहाँ पे और कल दूसरे के यहाँ पे गए, तो फिर दूसरा एडवोकेट विश्वास कैसे कर लेगा कि ये मेरे को छोड़ के नहीं जाएगा, क्योंकि इसका इतिहास क्या है। सीनियर के साथ में फिर हमने तभी सब चीज़ें करके हमने कोर्ट एक्सपीरियंस लेना शुरू कर देना चाहिए, और वो सारी चीज़ें करते हुए जब हम प्रैक्टिस में आते तो हम प्रोसेस में से निकल चुके हैं। अब हम सीनियर के पास रुक के काम सीख के वो काम भी चला सकते हैं, फिर हमारा ड्राफ्टिंग वगैरह का समय बढ़ जाता है। एंड सर फर्स्ट स्टाइपेंड अगर बात करें तो स्टार्टिंग स्टाइपेंड क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? स्टाइपेंड का कोई कंसेप्ट ही नहीं है, नहीं। स्टाइपेंड मिलती नहीं, हमारे डायरेक्ट इनकम मिलती है। ओके, सो जब इंटर्नशिप जो हम बात करें तो उसमें देयर इज नो पेड इंटर्नशिप है नहीं। पेड इंटर्नशिप नहीं है। सो क्या आपको लगता है कि वो चेंज लाना चाहिए? नहीं, क्योंकि जो व्यक्ति वकील बना ही नहीं है, जो व्यक्ति वकील बना ही नहीं है, वो उसके सीनियर को हाँ, आज काम में आ ही नहीं रहा है, आज वो सीख के ही जाएगा ना। हाँ, अगर एडवोकेट है तो एडवोकेट को उनके सीनियर्स कुछ ना कुछ पेमेंट करते ही है, बट अगर कोई एडवोकेट नहीं है, वो ऑफिस पे इंटर्नशिप के लिए आ रहा है, जो उसका अभी लर्निंग पीरियड है, लर्निंग पीरियड में उसको अर्निंग देना क्यों है? और ऐसा भी नहीं है, यूनिवर्सिटी का मैंडेट भी नहीं है कि उसने इंटर्नशिप करनी चाहिए। वो इंटर्नशिप इंटर्नशिप जो है वो बाय चॉइस कर रहा है। अगर वो इंटर्नशिप बाय चॉइस कर रहा है तो उसे इस्तेमाल जो करना है, उसको जो चीज़ होना, उसको होना ज्ञान। वो ज्ञान उसको वहाँ से मिलता रहेगा। जिस दिन वो एडवोकेट बन जाएगा, उस दिन वो कोर्ट में आएगा, तो उस दिन उसको कमाई करनी है। सर इफ़ यू हैड टू स्टार्ट योर लीगल जर्नी डिफरेंटली, तो क्या आप ऐसा आज करते जिससे आपकी लीगल जर्नी डिफरेंट होती? इस बारी से अगर मैं वापस से अगर जर्नी शुरू करूँगा तो फिर मैं जो चीज़ें पहले सोचता था, मैं कभी भी काम पड़ता है तो मतलब जो चीज़ें मैंने मेरे एकेडमिक्स में सोचा था बट उसको एग्जीक्यूट नहीं किया था, जैसे कि
नोट्स प्रिपरेशन करना। मैं हर सेमेस्टर के पहले मेरे को ये रहता था कि हाँ मेरे को ये सब्जेक्ट का नोट्स ऐसा ऐसा बनाना है, बट उतना समय नहीं मिल पाता था, तो सिर्फ वो नोट्स दिमाग में रहती थी बट ऑन पेपर कभी उतरी नहीं है, और वो सिर्फ मेरे तक के सीमित रहेगी। ओके, बट इस बार अगर मेरे को चांस मिला तो मैं उस सब्जेक्ट के ऊपर नोट्स बनाऊंगा और उसको इस्तेमाल भी। कुछ सब्जेक्ट्स है जिसके ऊपर मेरा अच्छा कमांड था एकेडमिक्स के समय पे, जिसमें से मैं मेरे लिए नोट्स निकालता था, या एक तो लिख के निकाल लूँगा या तो दिमाग में प्रिपेयर करके रख लूँगा। लिख के बहुत कम निकला है, दिमाग में प्रिपेयर होके निकला है, वो मैंने एग्ज़ाम में लिखा भी हूँ। ये नोट्स आपको अभी आपके प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस में मेरे को काम आता है। सिर्फ इतना है कि उसका मेरे पास में आज पेपर फॉर्म में कुछ भी नहीं है। वापस से पूरे बेयर एक्ट्स को गो थ्रू नहीं करना पड़ता, नहीं। शॉर्ट में हो जाता है। इसके अलावा और कुछ नहीं कि ये कुछ और स्किल्स मैंने सीख लिया होता और बेटर होता? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं लगता, जो अपन कर रहे हैं वो अच्छा ही है। ओके सर एक क्वेश्चन हम नॉर्मली सुनते आते हैं कि CS प्लस LLB बहुत वंडरफुल कॉम्बिनेशन है, सो उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? है ही वो, बाय डिफ़ॉल्ट है। CS और LLB है इसलिए अच्छा कॉम्बिनेशन है क्योंकि आपको जो आप जब इसमें हो कॉरपोरेट सेक्टर में हो, कॉरपोरेट सेक्टर में आपको जो सारे काम करना है उसके लिए CS आपके लिए बेसिक रिक्वायरमेंट। करेक्ट। और जब आप CS के साथ में LLB अगर आप हो तो आपका जो लॉ का कमांड आ जाता है, जिसके चलते आपके ऊपर अपीयरेंस वगैरह बढ़ जाते हैं। अब ऐसा भी है कि आपको कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल पे अगर अपीयर होना है तो वहाँ पे अपीयर होते समय पे आपका एडवोकेट होना ज़रूरी है या CS होना ज़रूरी है, बट अगर आप दोनों हो तो आप वहाँ पे जब अपीयर हो रहे हो तो वहाँ पे आपको एक ये मिलता है, वैल्यू ज़्यादा ज़्यादा हो जाता है। सो फाइनली सर, कमिंग टू द कंक्लूजन ऑफ पॉडकास्ट, एक मैसेज जो आप हमारे बच्चों को देना चाहोगे या व्यूअर्स को देना चाहोगे, अगर वो कंफ्यूज्ड है लॉ को लेकर अभी भी, तो क्या मैसेज आप देना चाहोगे उनको? लॉ प्रोफेशन को कभी भी पढ़ो, मतलब पढ़ो और वकील बनो। वकील बनने के बाद में इतना बड़ा मार्केट अवेलेबल है कि इट इज़ नॉट कि आपको सब साइड में जाके काम करना पड़ेगा। आप किसी एक सेक्शन को पकड़ो, किसी एक लाइन को पकड़ो, तो भी आपका पूरा लाइफ सर्वाइवल आप निकल जाता है। अगर आप बोलेंगे कि मेरे को सिर्फ बेल मैटर्स में काम करना है, या सिर्फ ट्रायल्स में काम करना है, या सिर्फ बैंक की सर्च रिपोर्ट्स बनाना है, या सिर्फ सेक्शन 138 चेक बाउंस की केसेस चलाना है, या सिर्फ सिविल सूट्स चलाना है, या सिर्फ एग्जीक्यूशंस चलाना है, या सिर्फ अपील्स चलाना है, आप कोई भी एक लाइन आप सब कर रहे हो तो बहुत ही अच्छा। और अगर आप सब नहीं कर रहे हो, कोई एक लाइन भी अगर आप पकड़ के चल रहे हो तो इट इज़ बेस्ट फॉर यू। ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं है बहुत कुछ, सिर्फ आपको उस समुंदर में आके देखना पड़ेगा। एंड आपको जब आप लॉयर बन गए, एडवोकेट बन गए रादर, आपको कुछ फील सोसाइटी की तरफ से कुछ फील हुआ कि अब मेरे को लोगों का देखने का नज़रिया बदल गया क्योंकि अब मैं एक एडवोकेट हूँ? जैसे लोग बोलते हैं ना, भाई इससे पंगा मत लेना, ये एडवोकेट है। होता है, बहुत बार होता है ऐसा कि बातों में घुमा देते हैं जब किसी को, तो वो बोलते हैं वकील साहब है ना, घुमाएंगे तो सही। ये होता है। ओके, थैंक यू सो मच सर फॉर शेयरिंग योर वैल्यूएबल एक्सपीरियंस विद अस। वंडरफुल पॉडकास्ट। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग द पॉडकास्ट। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, ओनली ऑन द ECA क्लासरूम पॉडकास्ट। तब तक के लिए डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सी या।